हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं हूं अभिषेक जैन और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का फिजिक्स वाला के सद्बुद्ध प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टारगेट आईआईटी जेईई सीरीज के जेईई एडवांस्ड वाले लेक्चर में। चैप्टर का नाम है हाइपरबोला, अतिपरवलय। कोनिक सेक्शन का ये तीसरा पार्ट है, सबसे लेस इंपॉर्टेंट पार्ट इसको बोल सकते हैं। मतलब कंपैरिजन में बात करें तो ऐसा नहीं है कि पूरी मैथमेटिक्स में बात करेंगे। कॉनिक सेक्शन में बात करो, सबसे ज़्यादा सवाल पैराबोला से आते हैं, फिर इलिप्स से आते हैं, उससे कम हाइपरबोला से आते हैं। तो क्या आज हम लोग करने वाले हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, इस सेशन को अटेंड करने से पहले 3 काम करना बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर ये 3 काम कर रहे हैं हम लोग तो ही ये सेशन यूज़फुल रहने वाला है, नहीं तो थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। सबसे पहला, हल्की फुल्की हम लोगों को हाइपरबोला की थियरी पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हाइपरबोला को हम ज़िंदगी में पहली बार देख रहे हैं और यही लेक्चर से उसको देखना शुरू कर रहे हैं, ऐसा हम लोगों को नहीं करना है। दूसरा, इस वीडियो को प्लेन वीडियो की तरह नहीं देखना है। ऐसा नहीं कि सर ने आए, सर ने क्वेश्चन सॉल्व किए और सर सॉल्व करके चले गए और हम देखते रह गए, ठीक है? ये काम भी नहीं करना है। फिर क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आए वीडियो को पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है। उसके बाद जब आंसर तक पहुंच जाएं तो वीडियो प्ले करना है, देखना है मैंने कैसे किया, आपने कैसे किया, मैच करना है। अगर कहीं अटक गए थे तो भी वही काम करना है, वीडियो को प्ले करना है, देखना है मैं किस तरह से अप्रोच कर रहा हूँ। जिस जगह आप लोगों को समझ में आने लग जाए वहाँ से खुद से करने लग जाना है। और तीसरी सबसे ज़रूरी बात, हर क्वेश्चन के अंत तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हाँ यहाँ पे कर करा लिया हमने और जय राम जी की। हर क्वेश्चन को पहले यहाँ करने के बाद एक बार खुद से ज़रूर करना है। क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब ये 1 घंटे का अगर सेशन रहता है तो आपको आइडियली इसको कंप्लीट करने में 2 से ढाई घंटे लगने चाहिए, ठीक है? ये आइडियल टाइम है, इतना टाइम लगना चाहिए। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला सवाल हम लोगों के सामने आ रहा है, एक बहुत बड़ा सा सवाल है। जितने बड़े दिखने में होते हैं उतने कठिन होते नहीं हैं। तो करो वीडियो को पॉज, करो खुद से सॉल्व, करो वीडियो को पॉज, करो खुद से सॉल्व। क्या कहा गया है? अति परवलय हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बटे 100 माइनस वाई स्क्वायर बटे 64 इज इक्वल टू 1 पर विचार कीजिए, जिसकी नाभियां एस व एस वन पर हैं। किस पर है? एस और एस वन पर हैं। जहां एस धनात्मक एक्स अक्ष पर स्थित है। माना कि पी प्रथम चतुर्थांश में अति परवलय पर एक बिंदु है। पढ़ते जाओ, है ना, एक एक करके प्रोसेस करते जाओ, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं लिखी हुई है। क्वेश्चन समझना तुमको सिखाते हैं, ये इस पर विचार कीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्टेप बाय स्टेप कैसे क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं ये समझना। जितना बड़ा सवाल दिखता है उतना बड़ा होता नहीं है, ध्यान से सुनना। जिसकी नाभियां एस व एस वन पर है, ये भी बहुत बढ़िया बात है, इसको भी हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है? तीसरा, एस धनात्मक एक्स अक्ष पर स्थित है। एस धनात्मक एक्स अक्ष पर स्थित है, ठीक है? कहाँ पर है? एस धनात्मक एक्स अक्ष पे, मतलब एस वन जो है वो ऋणात्मक एक्स अक्ष पे। ये बात ध्यान रखना कि दो नाभियों में से जो धनात्मक वाली है उसका नाम एस है। तोड़ रहे हैं, सवालों को तोड़ रहे हैं। माना कि पी प्रथम चतुर्थांश में अति परवलय पर एक बिंदु है। प्रथम चतुर्थांश में अति परवलय पर एक बिंदु है। एस पी एस वन अल्फा है। एस पी एस वन अल्फा है, जहां अल्फा लेस देन पाई बाई टू है। ये पहला हिस्सा हो गया, ये पहला हिस्सा हो गया। पहले इतनी बातें कर लेते हैं, इतना डायग्राम बना लेते हैं मेरे हिसाब से। ये इतना प्रोसेस कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद आगे बढ़ाएंगे, है ना? और डायग्राम सबसे ज़रूरी चीज़ है। जितना सुंदर डायग्राम होगा उतना ही जल्दी चीज़ें क्लिक करेंगी। जो डायग्राम बनाना सीख गया वो सब कुछ सीख गया। ठीक है? तो अति परवलय की समीकरण दी हुई थी, इसकी नाभियां एस और एस एस वन है और प्रथम चतुर्थांश में एक बिंदु पी है। इतनी बातें हम लोगों को दे दी गई है ना? तो मैं अति परवलय बना देता हूँ एक। इस तरह से बनाना है कि एस पी एस डैश जो है ना, ये वाला जो कोण है एस पी एस डैश पाई बाई टू से छोटा बना रहा है। एस पी एस डैश पाई बाई टू से छोटा बना रहा है, ठीक है?
एस पी एस डैश पाई बाई 2 से छोटा बना रहा है। ये यहाँ ऐसा कर देते हैं, डिलीट ये नाभि हो गई अपनी। अगर तुम्हें सेंटर नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं तो सेंटर भी लगने लगेगा। लो, हमारा हाइपरबोला। ठीक है, जो एस है वो यहाँ है, एस डैश यहाँ है और पी यहाँ है, और ये जो कोण है ये पाई बाई 2 से छोटा है ना। इतनी बात हम लोगों को दे दी गई है है ना। अब दूसरा आगे बढ़ाते हैं कहानी को और देखते हैं। बिंदु एस से जाने वाली सरल रेखा जिसका ढाल अति परवलय के पी बिंदु पर स्पर्श रेखा के ढाल के बराबर है। पहले इतनी बात करते हैं। एस से जाने वाली एक ऐसी रेखा जिसका ढाल बिंदु पी पर स्पर्श रेखा के ढाल के बराबर है। इस पूरी चीज को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं अपन। क्या कहा गया है कि P पर जो स्पर्श रेखा होगी वो कैसी होगी, ऐसी कुछ होगी। यहाँ पर एक याद करो, एक बात कुछ लोगों को याद आ रही होगी। इसको ना थोड़ा सा मैं इस अति परवलय को यहाँ से ऐसा बनाता हूँ ताकि ये स्पर्श रेखा साफ साफ दिख पाए तुमको। अब ऐसा क्यों किया मैंने, ध्यान से सुनना। अति परवलय का एक परावर्तन गुणधर्म होता है, अति परवलय का एक परावर्तन गुणधर्म होता है कि अगर एक नाभि से कोई रेखा इमिट हुई है ना, इस तरह से उत्सर्जित हुई है, तो अति परवलय से परावर्तन के पश्चात दूसरी नाभि के अनुदिश हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो यहाँ पर अगर ये अभिलंब बनाओगे तो ये अभिलंब किसका काम करता है, ये अभिलंब एक तरह से दर्पण का काम करता है। किसका काम करता है, दर्पण का काम करता है। इस रेखा को आगे बढ़ाओगे, अगर किस रेखा को, इस रेखा को आगे बढ़ाओगे तो ये ऐसे कुछ मिलेगी। ये तो यहाँ पर स्पर्श रेखा जो है वो दर्पण का काम करेगी। अगर आगे बढ़ाओगे तो स्पर्श रेखा दर्पण का काम करेगी। थोड़ी देर के लिए इस अति परवलय को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए अति परवलय को, इस वाली रेखा, इस वाले आर्म को भूल जाओ। इतना इतना ध्यान रखो देखो, एक रेखा ऐसी जा रही है और वो स्पर्श रेखा से परावर्तन के पश्चात इधर पहुंच जाती है, या यूं देखोगे इस नाभि के अनुदिश है, परावर्तन के पश्चात इधर चली जाएगी, है ना। यह अति परवलय तो हमारा बीच में ऐसे ही अटका हुआ है। क्यों ये सारी बातें समझाना चाह रहे हैं, उसका कारण बताते हैं। ये जो पूरा कोण है, ये पूरा कोण हम लोगों को कितना दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है। ये पूरा कोण हम लोगों को अल्फा दिया हुआ है। तो ये जो स्पर्श रेखा है ये इनके एक तरह से कोणार्धक के रूप में काम करेगी, क्योंकि परावर्तन हो रहा है। किससे परावर्तन हो रहा है, इस गुलाबी रेखा से, जो कि किसका काम कर रही है, अभिलंब का काम कर रही है। ये स्पर्श रेखा है अगर, तो इसके लंबवत रेखा क्या हो गया, अभिलंब होगी। तो ये जो गुलाबी रेखा है ये हमारा दर्पण हो गया, और इसके लंबवत जो स्पर्श रेखा है वो किसका काम करेगी, अभिलंब का काम करेगी, यानी कि कोणार्धक का काम करेगी। तो ये जो दो टुकड़े हैं, इधर वाला टुकड़ा अल्फा बटे 2 और इधर वाला टुकड़ा भी अल्फा बटे 2, ये अल्फा बटे 2, अल्फा बटे 2 और ये भी अल्फा बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं कहानी को। अब देखो हमसे क्या कहा गया था कि एस से गुजरने वाली एक ऐसी रेखा जो कि इसके समानांतर है, पी पर स्पर्श रेखा के समानांतर, तो यहां से इसके समानांतर और ऐसे एस से गुजरने वाली एक रेखा जो कि पी पर स्पर्श रेखा के समानांतर है, यही बात कही गई थी। बिंदु एस से जाने वाली सरल रेखा जिसका ढाल अति परवलय के पी बिंदु पर स्पर्श रेखा के ढाल के बराबर है। सरल रेखा S1P को P1 पर प्रतिच्छेद करती है। S1P या S1P, यानी कि इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, जो हमने किया था पहले ही उसी को अभी गहरे रंग में बना देते हैं। यहां से चालू करो। ये लो, है ना। और ये जो अपनी हरी वाली है, ये इसको भी आगे बढ़ा देंगे
ताकि प्रतिच्छेद हो जाएगी आगे जाकर। थोड़ा और इसके समानांतर हो गई। और इसी रेखा की बात करें तो इसको ऐसा कर दें। तो S1P को आगे जाके कहाँ पे प्रतिच्छेद करती? P1 पर। ये बात कही गई है, ये P1 है। अब जाके थोड़ा सा डायग्राम समझ में आने लगा है। दो नाभियां थी S और S1, इसका नाम S1 है, S1 है ना। अब क्या क्या बात कही गई थी? P एक प्रथम चतुर्थांश में बिंदु है, S से एक रेखा जो कि P पर स्पर्श रेखा के समानांतर है, S1P को आगे जाकर P1 पर प्रतिच्छेद करती है, यही बात कही गई है ना। बिंदु S से जाने वाली सरल रेखा जिसका ढाल अति परवलय पर बिंदु P पर स्पर्श रेखा के ढाल के बराबर है, सरल रेखा S1P को P1 पर प्रतिच्छेद करती है। माना कि P की सरल रेखा SP1 से दूरी डेल्टा है। P की सरल रेखा SP1 से दूरी डेल्टा है, यानी कि ये लंबवत दूरी होगी। देखो ये 90 डिग्री है, ये रेखा इसके समांतर है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। और ये जो दूरी है इसको कहा गया है डेल्टा, ठीक है। और बीटा जो है वो S1P है। बीटा क्या है? S1P है। यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, बीटा ये दूरी है S1P, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? सवाल ही समझने में देखो 10 मिनट लग जा रहे हैं हम। तब बीटा डेल्टा बटे 9 गुणा साइन अल्फा बाई 2 से कम या बराबर महत्तम पूर्णांक कितना होगा? यानी कि ये बोला जा रहा है महत्तम पूर्णांक फलन बीटा डेल्टा बटे 9 साइन अल्फा बटे 2, इसका मान कितना होगा? इसका मान हम लोगों को बताया जाए। तो आप देखो डायग्राम बन गया ना, तो सवाल करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। डायग्राम बन गया है तो सवाल करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। ठीक है, देखो कुछ कुछ बातें तुम्हें समझाते हैं। पहली चीज़, ये दोनों हरी रेखाएं समांतर हैं। और ये जो SP है ये इसके लिए एक तरह से तिर्यक रेखा का काम कर रही है। तो ये अल्फा बटे 2 है, तो ये कितना होगा? ये भी अल्फा बटे 2 होगा। ये कोण 90 डिग्री है, तो ये कोण भी 90 डिग्री होगा। इसको थोड़ी देर के लिए कुछ नाम दे दें अगर N, तो SPN ये जो है ये एक कैसा चतुर्भुज हो कैसा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या बातें हम लोग जानते हैं। पहली चीज, इस अति परवलय की समीकरण क्या है? x² बटे 100 माइनस y² बटे 64 इज इक्वल टू 1। तो फटाफट से बताओ कि इसकी उत्केंद्रता कितनी होगी? 1 प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा 164 यानी कि 4 गुणा 41 यानी कि 2√41 बटे 10। तो ये जो नाभि है ये कितनी होती है? ए का मान है 10, यानी ये हो जाएगी 2√41, 0 और ये वाली हो जाएगी अपनी माइनस 2√41, 0, है ना। तो नाभियों के मध्य की दूरी SS1 ये कितनी हो जाएगी? 4√41 हो जाएगी। पहली बात इतनी लिख के रख लो। अब क्या क्या और चीज जानते हैं हम लोग? देखो एक बात और हम लोग जानते हैं कि हम कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये डेल्टा बीटा इसमें कुछ संबंध आए। तो ये बीटा क्या चीज है? बीटा इस बिंदु की नाभि से दूरी है ना। बीटा इस बिंदु की नाभि से दूरी है। और डेल्टा क्या है? डेल्टा इस बिंदु की नाभि से तो नहीं है दूरी, लेकिन इससे दूरी है। अगर नाभि से दूरी भी डेल्टा के पदों में आ जाए तो कितना बढ़िया काम हो जाएगा। और वो क्या आ सकती है? ये समकोण त्रिभुज है तो ला सकते हैं। तो देखो त्रिभुज SPN में अगर मैं लिखना चाहूँ कि 10 नहीं, क्या क्या लिखेंगे अपन? एक तो अपन को चाहिए ये SP, तो SP cos अल्फा बाई 2 तो ये हो जाएगा, SP साइन अल्फा बाई 2 ये हो जाएगा। तो साइन अल्फा बाई 2 कितना होता है अपना? लंब यानी कि डेल्टा बटे कर्ण, डेल्टा बटे SP। तो SP कितना हो गया? डेल्टा बटे साइन अल्फा बाई 2। देखो वैसी चीजें आने लग गई ना जो हमको चाहिए थी, पहुंच जाएंगे मतलब। अब दूसरी चीज, ये SP माइनस S1P ये कितना होता है? 2A होता है। मापांक लगा देते हैं, है ना, बोलो।
किसी भी अति परवलय पर स्थित किसी भी बिंदु की नाभियों से दूरी का अंतर जो होता है, नाभियों से दूरी का जो अंतर होता है वो किसके बराबर होता है, 2a के बराबर होता है ना। तो SP तो तुम्हें पता ही है, S1P तो सिंपल सा अपना कितना बीटा है, SP अभी ऐसा ही लिखा रहने देता हूँ बीटा, और 2a का मान कितना होगा, a 10 है तो ये 20 हो जाएगा, दोनों तरफ कर दो वर्ग, तो मापांक का वर्ग और सीधा वर्ग बराबर बात होती है। तो SP का वर्ग प्लस बीटा का वर्ग माइनस 2 टाइम्स बीटा गुणा SP इज इक्वल टू 400। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, एक और रिलेशन कहाँ से लाएं, तो देखो इस त्रिभुज को देखो, SPS' त्रिभुज SPS1 में, इस त्रिभुज में ये अंदर वाला कोण कितना है, अल्फा है ना। तो यहां अपन लगा देते हैं कोसाइन रूल, कोज्जा नियम। कोज्जा नियम क्या कहता है, कॉस अल्फा इज इक्वल टू इसके अगल बगल वाली भुजाएं, यानी कि S1P का वर्ग प्लस SP का वर्ग माइनस सामने वाले का वर्ग बटे 2 गुणा यही भुजाओं का गुणा SP गुणा S1P। अरे यही होता है ना कोज्जा नियम, जैसे कि इसके बीच में होता है, अगर ये cos A है तो B² प्लस C² माइनस A² बटे 2BC। दूसरा रिलेशन भी मिल गया, बस हमारा काम अभी हो जाएगा। बताओ ये कितना होगा, S1P कितना है, बीटा², SP को SP ही रहने देते हैं, SS1 कितना था, 4√41, इसका वर्ग कर दें अगर तो ये हो जाएगा 16 गुणा 41, 16 एकम 16 का 6, हासिल लगा 1, 100 चौक 64 और 1 65, तो ये हो गया 656, घबराना नहीं। और ये हो जाएगा SP तो SP ही है और इसकी जगह आ गया बीटा। ठीक है, बोलो क्लियर है यहाँ तक। अब ये है दो समीकरण दो अननोन, इन दोनों को मैं अगले पेज पे ले लेता हूँ। एक है अपने पास SP² प्लस बीटा² माइनस 2 गुणा बीटा गुणा SP इज इक्वल टू 400, है ना ये वाली। और दूसरे में क्या करता हूँ, इसको इधर गुणा कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा 2 बीटा SP कॉस अल्फा 2 बीटा SP कॉस अल्फा इज इक्वल टू बीटा² प्लस SP² माइनस 656, बीटा² प्लस SP² माइनस 656। ठीक है क्या, अब बीटा² प्लस SP² का मान वहां से लाकर यहाँ रख दें अगर, है ना, तो क्या हो जाएगा अपना 400 प्लस 2 बीटा SP इधर भी आ जाएगा, 2 बीटा SP और कॉस अल्फा माइनस 1 SP क्या चीज है, SP अपना SP को भी लेके आना पड़ेगा, ये रहा SP। तो मुझे तो आता हुआ दिख रहा है, देखो क्या करता हूं मैं कि यहां से बीटा² प्लस SP² का मान उठा के ऊपर रख देता हूं, है ना, यहां से यहां रख देते हैं, तो बीटा² प्लस SP² कितना हो जाएगा, इसको इधर भेज दे तो 2 बीटा SP कॉस अल्फा प्लस 656, ये मान इसको इधर भेजने के बाद माइनस 2 बीटा SP इज इक्वल टू 400। ठीक है, 2 बीटा SP को कॉमन ले लो, यहां आ गया कॉस अल्फा माइनस 1 और 400 इधर से घटा दें अपन तो कितना हो जाएगा 256 इज इक्वल टू 0। ठीक है, लगभग पहुंच गए हैं हम लोग, है ना। 2 बीटा, अब ये SP क्या है, SP है डेल्टा अपॉन साइन अल्फा बाई 2, डेल्टा अपॉन साइन अल्फा बाई 2, और ये कितना हो जाएगा
-2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 256 इज इक्वल टू 0। क्या करें, एक साइन अल्फा बाई 2 से एक साइन अल्फा बाई 2 काट दो, माइनस माइनस हो जाएगा 4 बीटा डेल्टा साइन अल्फा बाई 2 प्लस 256। यही चाहिए था क्या अपन को? बोलो। बीटा डेल्टा साइन अल्फा बाई 2 पहुंच गए लगभग, बटे 9 और चाहिए अपन को। बीटा डेल्टा साइन अल्फा बाई 2 इधर भेज दें, ये 0 है ना, तो इधर भेज दो, तो बीटा डेल्टा साइन अल्फा बाई 2 4 के पाड़े से 64 है ना, और 9 से भाग दे दें तो बीटा डेल्टा बटे 9 साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 64 बटे 9। तो ये हो जाएगा अपना 9 साती 63 बचा 1, 9 एकम 9 बचे कितने 1, फिर से 9 साती 63 बचा 1, 9 एकम 9 फिर से, मतलब 7.11 जैसे कुछ चलता रहेगा। तो हमारा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें, महत्तम पूर्णांक की बात करें, तो ये 7 पॉइंट समथिंग है, इसका महत्तम पूर्णांक कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ये था सवाल। मज़ा आया इस सवाल को करके। आई होप ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। बड़ा अच्छा सवाल था, एक बार खुद से करने की कोशिश करना, तभी और क्लैरिटी आएगी। अच्छे अच्छे सवाल हैं और ढंग से समझ के करते हैं तो हमें और समय लगना चाहिए, हमें और समय लगना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ाते हैं कहानी को और देखते हैं अगला सवाल। जेई एडवांस 2020 पर आ गए हम लोग। 22 का एक सवाल था, उसके बाद 20 पे। देखो केवल लतीफ़ वाले पे पूछोगे तो कम ही सवाल होते हैं, है ना, इसीलिए बोलता हूँ मैं, मिक्स होंगी चीज़ें तो ज़्यादा बढ़िया चीज़ है, मिक्स होंगी तो ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को। माना ए तथा बी धनात्मक वास्तविक संख्याएं इस प्रकार है कि ए 1 से बड़ा है और बी ए से छोटा है। ए 1 से बड़ा है और बी ए से छोटा है। माना एक बिंदु P प्रथम चतुर्थांश में अति परवलय इस पर स्थित है। माना अति परवलय के बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु 1,0 से गुजरती है तथा अति परवलय के बिंदु P पर खींचा गया अभिलंब निर्देशीय अक्षों पर समान अंतखंड काटता है। माना बिंदु P पर स्पर्श रेखा बिंदु P पर अभिलंब तथा x अक्ष द्वारा निर्मित त्रिभुज के क्षेत्रफल को डेल्टा से दर्शाते हैं। यदि अति परवलय की उत्केंद्रता को M से E आएगा, अति परवलय की उत्केंद्रता को E से दर्शाते हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। क्या क्या कहा गया है? ए और बी धनात्मक वास्तविक संख्या इस प्रकार है कि ए 1 से बड़ा है, बहुत बढ़िया, और बी ए से छोटा है, ठीक है। और ये अति परवलय के संयुग्मी अक्ष और अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाइयों वाली बातें हो रही है, वही ए और बी हैं, ठीक है। माना कि अति परवलय के बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु 1,0 से गुजरती है। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में अति परवलय बना देते हैं अपन। एक 1,0 से तो स्पर्श रेखा ही गुजारनी है। इसको थोड़ा इधर करता हूँ मैं, है ना। पहले अभिलंब की भी बातें कर लेते हैं। एक काम करते हैं, इनको हटाते हैं। अभिलंब जो है कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिसका ढाल, अभिलंब का ढाल जो है निर्देशीय अक्षों पर समान अंतखंड काटता है। यानी कि अभिलंब ऐसा होना चाहिए जो दोनों तरफ समान अंतखंड काटे। और स्पर्श रेखा कहाँ से गुजरे? स्पर्श रेखा इसकी 1,0 से गुजरे, 1,0 से गुजरे।
स्पर्श रेखा इसकी 1,0 से गुजरे। ठीक है, ये थोड़ा सा ढंग से बनाते हैं इसको, यहाँ तक। अति परवलय कैसा होगा अपना? ऐसा, ये वाली भुजा बना लेते हैं बस, है ना। फिर से पीछे लौटते हैं। पी प्रथम चतुर्थांश में बिंदु है, पी पर स्पर्शिका 1,0 से गुजरती है। ठीक है, ये पी बिंदु है अपना, और इस पर खींचेगा स्पर्श रेखा 1,0 से गुजरती है, और ये यहाँ पर अभिलंब जो है ये दोनों तरफ बराबर अंतखंड काटता है। ठीक है, दोनों बराबर अंतखंड काटते हैं। पी बिंदु पर स्पर्शिका, पी बिंदु पर अभिलंब तथा एक्स अक्ष द्वारा निर्मित त्रिभुज के क्षेत्रफल को डेल्टा से दर्शाते हैं। तो निम्न में से कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य, इस टाइप की बातें कही जा रही हैं। ठीक है, देखो कुछ कुछ चीजें समझना शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो कि सती परवलय के समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसकी उत्केंद्रता जो होगी वो होगी अंडर रूट बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, है ना। अब क्या किया जाए, देखो इस अभिलंब के बारे में कहा गया है कि ये समान अंतखंड काटता है, मतलब जितना इधर है उतना इधर है। अर्थात अगर इसको O बोल दें, इसको N बोल दें, इसको M बोल दें, तो ये दूरी और ये दूरी बराबर है। अगर ये दूरी और ये दूरी बराबर है, मतलब ये कोण कितना होगा, 45 डिग्री होगा, मतलब ये वाला कोण कितना होगा, 135 डिग्री होगा। अर्थात इस अभिलंब का ढाल कितना होगा, -1 होगा। अभिलंब का ढाल -1 होगा। तो स्पर्श रेखा का ढाल कितना होगा, स्पर्श रेखा के ढाल को अगर हम लोग m बोल दें तो वो हो जाएगा 1, है ना। अर्थात स्पर्श रेखा की समीकरण क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा की समीकरण, स्पर्श रेखा के समीकरण क्या हो जाएगी, 1,0 से गुजर रहा है, यानी कि y माइनस 0 इज इक्वल टू 1 गुणा x माइनस 1। तो y इज इक्वल टू x माइनस 1 स्पर्श रेखा की समीकरण हो गई। और थोड़ा सा सुंदर तरह से लिख दें तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ऐसा क्यों करना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी मैं इस p बिंदु के निर्देशांक तक पहुँचने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए p बिंदु के निर्देशांक, मान लीजिए p बिंदु के निर्देशांक x1, y1 है। तो P पर स्पर्श रेखा के समीकरण क्या होनी चाहिए, ये जो ऊपर आई है यही होनी चाहिए। P पर स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी बताओ। ये लो, x1 बटे a स्क्वायर माइनस y1 बटे b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। t इज इक्वल टू 0 से लिखते हैं तो यही आता है। अब ये रेखा और ये रेखा एक ही है, ये रेखा और ये रेखा एक ही है। अगर ये दोनों रेखाएं एक ही हैं तो क्या हो जाएगा, इसकी तुलना कर दें तो 1 बटा x1 बटा ए स्क्वायर इज इक्वल टू -1 बटा -y1 बटे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बटा 1। तो ये कितना हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर और y1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। यानी कि जो P बिंदु है, ये P बिंदु एक्चुअल में क्या आ गया अपना, ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर आ गया क्या, बोलो। P बिंदु क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर कॉमा सॉरी ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर। अब क्या तुम मुझे अभिलंब की समीकरण बता सकते हो क्या होगी, P पर अभिलंब, अभिलंब का ढाल कितना है, -1। अभिलंब गुजर किससे रहा है, ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर से। तो y माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 x माइनस ए स्क्वायर। तो y माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -x प्लस ए स्क्वायर। तो ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
है ना। ये बहुत बढ़िया चीज़ है जो हम लोगों को पता चल गई। क्यों? क्योंकि इससे हमको n और m पता चल जाएगा। ठीक है, बताओ मुझे n बिंदु कैसे मिलेगा। यह x अक्ष को कहाँ काटता है, y0 लिख दो। y0 लिख दोगे तो ये कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा 0, और x0 लिख दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 कॉमा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब दो चीज़ें पूछी गई है हमसे मेनली। एक तो ये पूछा गया कि उत्केंद्रता कहाँ से कहाँ के बीच में होगी, और दूसरा क्षेत्रफल, किस किस का क्षेत्रफल, ये स्पर्श रेखा, अभिलंब और ये जितना बनाते हैं। तो इसको पी एम एन तो हो ही गया, इस बिंदु को अगर क्यू बोल दे तो पी क्यू एन इसका क्षेत्रफल, है ना। पहले उत्केंद्रता की बात करता हूँ। उत्केंद्रता क्या थी अपनी, ये थी बी स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में कोई संबंध है क्या? तो ये ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर जो बिंदु आए हैं, ये किस पर भी है, ये स्पर्श रेखा पर भी है। स्पर्श रेखा पर भी है मतलब इसको संतुष्ट करेंगे, है या नहीं है स्पर्श रेखा पे? बोलोगे बिल्कुल है सर। अगर ये इसको संतुष्ट करेंगे, इधर से यहाँ से इस बिंदु को इसमें संतुष्ट कराया, तो ये क्या निकल कर आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, 1 प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे बताओ कि इस चीज़ को ध्यान से देखो। किस चीज़ को ध्यान से देखो, बी स्क्वायर बटे 1 प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बटे 1 प्लस बी स्क्वायर। एक धनात्मक संख्या को उस धनात्मक संख्या से बड़ी संख्या से भाग दिया जा रहा है। बी स्क्वायर को बी स्क्वायर प्लस 1 से भाग दिया जा रहा है, तो यह सदैव किससे छोटा होगा, एक से छोटा होगा। होगा या नहीं होगा? अरे बोलो हाँ। देखो बी स्क्वायर हमेशा बी स्क्वायर प्लस 1 से छोटा होगा, दोनों तरफ धनात्मक है। बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस 1 एक से छोटा होगा, और इसमें एक जोड़ दोगे तो 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर 2 से छोटा होगा, और इसका अंडर रूट कर दोगे तो वो अंडर रूट 2 से छोटा होगा। यानी कि ये जो उत्केंद्रता है ये सदैव किससे छोटी होगी, अंडर रूट 2 से छोटी होगी, और एक से तो हमेशा बड़ी ही होती है। तो उत्केंद्रता की बात करें तो हम बोल देंगे कि ये 1 से रूट 2 के बीच में रहने वाली है। किससे किसके बीच में रहने वाली है, 1 से रूट 2 के बीच में रहने वाली है। क्लियर है क्या? बोलो, पहला वाला तो ठीक है ना। एक्चुअल में देखा जाए तो रूट 2 भी कभी नहीं हो पाएगी। रूट 2 तब होगी जब वो 1 हो जाए, और वो 1 हो नहीं पाएगा, दोनों बराबर हो नहीं पाएंगे। लेकिन कथन सत्य है, रूट 2 से छोटी होगी, है ना। जो भी उत्केंद्रता का मान आया है वो इससे इसके बीच में ही रहने वाला है। अब दूसरी चीज, डेल्टा पे बातें करें तो डेल्टा क्या है, अरे पीछे आ गया बंदा। डेल्टा क्या है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पी क्यू एन का क्षेत्रफल। तो इसके लिए इसको लंबाई की तरह बात करें अगर, तो ये लंबाई कितनी होगी, इस बिंदु का वाई निर्देशांक। और आधार की बात करें तो आधार कितना होगा, यहाँ से यहाँ के बीच में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1, ये आधार होगा। क्यू एन ये आधार होगा, और वो ऊंचाई होगी। तो यहीं लिख देते हैं 1/2 आधार कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1, और ऊंचाई कितनी होगी, बी स्क्वायर। अब डेल्टा जो है वो ए की घात 4 और बी की घात 4 की बातें कही गई है। अच्छा, एक बात हम लोगों को पता है कि ए स्क्वायर जो है वो 1 प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर की जगह 1 प्लस बी स्क्वायर लिख दोगे तो क्या होगा, 1 प्लस बी स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 से 2 कट गया, डेल्टा आ गया बी की घात 4। यानी कि एक हो जाएगा ए आंसर, एक हो जाएगा डी आंसर, एक हो जाएगा ए आंसर और एक हो जाएगा डी आंसर। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शंका, संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और चीज़ें देखते हैं फटाफट से। बढ़िया बढ़िया सवाल थे, ये हमने ऐसे ही जोड़ दिया, यहाँ इसको हटा देते हैं। ये आ गया अपना 2018 पे आ गया, और एक मैच द कॉलम है। अब ये वाला भैया हम लोगों से हो जाना चाहिए। तो करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व, करो वीडियो पॉज और करो खुद से। क्या दिया गया है, माना कि h इज इक्वल टू
एच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहाँ ए बी से बड़ा है, बहुत बढ़िया, और बी 0 से बड़ा है। एक्स वाई समतल में एक ऐसा अति परवलय है जिसका संयुग्मी अक्ष एल एम उसके एक शीर्ष एन पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। माना कि त्रिभुज एल एम एन का क्षेत्रफल 4√3 है। तो ये सारी बातें करनी है। तो फिर से वही डायग्राम, एक सुंदर सा डायग्राम बनाया जाए। ठीक है, धर 60 डिग्री मतलब 30 डिग्री इधर और 30 डिग्री इधर। इसका संयुग्मी अक्ष जो है वो कुछ ऐसा रहेगा। एल एम इसके एन पर 60 डिग्री बना रहा है, मतलब 30 डिग्री ऊपर बना रहा है, 30 डिग्री नीचे बना रहा है। ये एल कितना होगा 0 कॉमा बी, और एम कितना होगा 0 कॉमा माइनस बी, और ये शीर्ष कितना होता है ए कॉमा 0 होता है। ठीक है, ए बी से बड़ा है। चलो ये तो सारी बातें हो गई। और त्रिभुज एल एम एन का क्षेत्रफल 4√3 है। एल एम एन का क्षेत्रफल 4√3 है, अर्थात ये दूरी तो कितनी थी अपनी 2b, और ये दूरी कितनी हो जाएगी a। तो ये तो बड़ा आसान सवाल है, इसमें कोई परेशानी और कोई गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। देखो इसको अगर o बोल दें तो दो चीज़ें बताते हैं। एक तो तुमको त्रिभुज ओ एल एन में क्या होगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ओ एल बटा ओ एन। tan 30 1/√3, ओ एल कितना हो जाएगा अपना, ओ एल है बी और ओ एन है ए। तो एक रिलेशन तो आ गया, ए इज इक्वल टू b√3। ठीक है, और त्रिभुज एल एम एन में इसका क्षेत्रफल कितना लिख सकते हैं हम लोग, 1/2 एल एम गुणा ओ एन। ये दिया हुआ है 4√3, है ना, 4√3 दिया हुआ है। भैया जिस टाइम पे, जिस मोमेंट पे तुमको लगे ना कि हाँ इसके आगे मैं कर सकता हूँ, वहीं वीडियो पॉज करके खुद करने लग जाया करो। 1/2 एल एम, एल एम कितना है 2b और ओ एन कितना है ए, 4√3। तो a गुणा b कितना हो गया 4√3 हो गया, है ना। a की जगह कितना लिख दें b√3, तो b²√3 इज इक्वल टू 4√3 हो गया। तो b इज इक्वल टू आ गया 2, और b इज इक्वल टू 2 लिख दें तो a हो गया 2√3। तो सारा सवाल ही ख़त्म हो गया, है ना। यह अति परवलय क्या बन गया, x², 2 दूना 4 तिया 12 माइनस y² बटे 4 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू हो गया 2√3, b इज इक्वल टू हो गया 2, और क्या क्या पूछा गया है, संयुग्मी अक्ष की लंबाई। संयुग्मी अक्ष यानी कि 2b इज इक्वल टू 4, तो इसका आ जाएगा 4। उत्केंद्रता, उत्केंद्रता कितनी हो जाएगी e√b² 4 1 प्लस, है ना। तो ये हो जाएगी अपनी 16/12 यानी 4/3। 4 1/3, 100 भाई। 4/3 का अंडर रूट में 4/3 यानी कि 2/√3 यानी कि 3। नाभियों के बीच की दूरी होती है 2AE, यानी a कितना है 2√3 और e कितना है 2/√3। √3 से √3 कट गया, 4 2 दूनी 4 दूनी 8। नाभिलंब जीवा की लंबाई 2b² बटे a, 2b² हो गया 4, a हो गया 2√3, ये हो जाएगा 4/√3 यानी कि 2। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2, ये सही ऑर्डर रहना चाहिए। क्लियर है क्या, बोलो।
बोल मेरे भाई, क्या ही बात क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 1 2, 4 3 1 2, बी 4 3 1 2, बी। बढ़ाएं आगे कहानी को। समझ में आ गया होगा, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहनी चाहिए। अगला सवाल देखते हैं 2017। यदि 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इस अति परवलय की स्पर्श रेखा है तो निम्न में से कौन सी समकोणीय त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती है? नॉट, है ना? करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। देखो, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 16 इज इक्वल टू 1, है ना? इसकी जो स्पर्श रेखा होती है वो किस रूप की होती है? एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर इससे तुलना कर दें हम लोग। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2x और प्लस 1, तो m की जगह कितना आ गया? 2 आ गया, ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ प्लस वाला है, माइनस वाला नहीं है। जो स्पर्श रेखा है वो प्लस वाली है। चाहो तो वर्ग कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। c इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? ए स्क्वायर एम स्क्वायर यानी कि 2 का वर्ग 4 माइनस बी स्क्वायर यानी कि 16। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4, ए का मान आ गया 2। ठीक है, ए का मान आ गया 2। क्लियर है क्या? देख लो एक बार फटाफट से, कहीं कुछ कैलकुलेशन में तो इधर उधर नहीं कर दिया हमने। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 4x, हाँ देखो ये 17 होगा, ये 16 है, उधर भेजोगे तो 17 इज इक्वल टू 4a स्क्वायर होगा। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 17 बटे 4 होगा, ए इज इक्वल टू अंडर रूट 17 बटे 2 होगा। तो जो सुंदर सी कैलकुलेशन थी वो अचानक से एक अजीब सी संख्या में बदल गई है और अब हम लोगों को मज़ा आएगा। ठीक है, क्या करें? चेक करना पड़ेगा हम लोगों को। सबसे पहला 2a 4 और 1, 2a कितना हो जाएगा? अंडर रूट 17, 4 हो जाएगा 4 और 1 हो जाएगा 1। अब यहाँ देखो इसका स्क्वायर, ये अंडर रूट 17 का वर्ग इज इक्वल टू 4 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग हो सकता है। मतलब ये तो एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती है, जहाँ ये अंडर रूट 17 हो जाए, ये 4 हो जाए, ये 1 हो जाए। तो ये तो हो सकता है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है ना? हमें बताना कौन सा नहीं हो सकता है। बी 2a अंडर रूट 17 8 1, है ना? अब कोई भी जोड़ा बना लो तुम, किन्हीं भी दो का वर्ग, इसका वर्ग 17 है, इसका वर्ग 64 है, इसका वर्ग 1 है, वर्ग। अब इनमें से किन्हीं दो का वर्ग तीसरे के बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मतलब ये हमारा एक प्रोबेबल आंसर है। समकोण त्रिभुज के लिए क्या रखना पड़ेगा? समकोण त्रिभुज के लिए यही रखना पड़ेगा कि किसी एक को आधार ले लें, किसी एक को लंब ले लें, तो तीसरा वाला हमारा कर्ण का काम करने लग जाए। ठीक है, सी पर आ जाते हैं। ए है अंडर रूट 17 बटे 2, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर ये है तो ये हो ही नहीं सकता। इसका वर्ग कितना हो जाएगा? 17 बटे 4 16 1। वही, क्या इन दो में से, इन तीन में से किन्हीं दो का वर्ग तीसरे के, तीन ही दो का योग तीसरे के बराबर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। डी ए 4 2, 17 बटे 4 16 4, किन्हीं दो का वर्ग तीसरे के बराबर नहीं आ रहा है, किन्हीं दो का वर्गों का योग तीसरे के बराबर नहीं आ रहा। तो आंसर क्या क्या हो जाएंगे अपने? बी सी ओ डी। क्या क्या हो जाएंगे? बी सी ओ डी। बड़ा ही सिंपल सवाल था। आई होप ये तो लगभग सभी बच्चों ने कर लिया होगा, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें नहीं रही होगी। बोलो क्लियर है क्या? तो ऐसे सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। थोड़ा सा बस हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि भैया जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ाएं कहानी को, कुछ और सवाल देखते हैं।
थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला सवाल 2017 फिर से एक मैच द कॉलम, 3 कॉलम वाला मैच द कॉलम है ना। तो फिर से एक अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल मतलब अगर तुम्हें कॉन्सेप्चुअल बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते होंगे तो ये कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरी ज्योमेट्री का निचोड़ टाइप है ना। इसमें पहले 2 कॉलम तो याद रहते हैं हमको, तीसरे की थोड़ी सी दिक्कत रहती है, तो कोई बात नहीं। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कॉलम 1, 2, 3 में क्रमशः कॉनिक, कॉनिक पर स्पर्श रेखा का समीकरण तथा स्पर्श बिंदु दिए गए हैं, तो हमको मैच करना है। यह है वृत्त। वृत्त की स्पर्श रेखा हम कैसे लिखते हैं? ये वृत्त है अपना। ये क्या है? एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये दीर्घवृत्त है। ये तीसरा परवलय है। और चौथा एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें बटा 1 लिख सकते हैं, बटा 1 लिख सकते हैं, है ना। मतलब b का मान b स्क्वायर की जगह 1 लिखा हुआ है। यह है अपना अति परवलय, अति पर वलय। अब करें क्या? तो देखो इनकी स्पर्श रेखा कैसे लिखी जाती है। तो अगर तुम्हें याद है सबसे पहले, तो वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा होने का क्या प्रतिबंध होता है? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो कहाँ जाएगा वो? इसमें चला जाएगा। अब आ जाता हूं मैं परवलय पे। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसका होता है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। इसकी स्पर्श रेखा होती है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। तो ये कौन सा वाला है? ये वाला है। ये देखो एम वाई इज इक्वल टू एम स्क्वायर एक्स। दीर्घवृत्त में प्लस आता है, ये प्लस वाला हो गया, और अति परवलय में माइनस आता है, ये माइनस वाला हो गया। ठीक है। स्पर्श बिंदु अगर तुम्हें पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे मैं बता देता हूँ, परवलय वाले हम लोगों को याद रहते हैं, तो परवलय वाले के लिए ये ऐसा का ऐसा होता है ना। उसका जो ढाल होता है स्पर्श रेखा का, वो उसके पैरामीटर प्राचल रूप में देखें तो 1/t के बराबर होता है, और उसका प्रयोग करते हुए यहाँ तक पहुँच जाते हैं हम लोग। 80 स्क्वायर, टी की जगह 1/m लिख देते हैं, 280 लिख देते हैं। बाकी 3 अगर तुम्हें नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी सवाल बिना उनको याद रखे भी हो जाएगा। देखते हैं कैसे। आगे बढ़ाते हैं कहानी को। क्या सवाल पूछा गया है? यदि उपयुक्त कॉनिक के कॉलम 1 के बिंदु पर स्पर्श रेखा यह है। मतलब कोई भी एक कोनिक है, हमको बताया भी नहीं कौन सा कोनिक है ना, लेकिन स्पर्श रेखा ऐसी है। अब बस याद रखना कि अगर कोई भी बिंदु किसी कोनिक पर होता है तो स्पर्श रेखा हम लोग कैसे लिखते हैं? t इज इक्वल टू 0 से लिखते हैं। वृत्त है तो वृत्त में t इज इक्वल टू 0 लगा देंगे। परवलय है तो परवलय में t इज इक्वल टू 0 लगा देंगे। दीर्घवृत्त है तो दीर्घवृत्त में t इज इक्वल टू 0 लगा देंगे, और अति परवलय है तो अति परवलय में t इज इक्वल टू 0 लगा देंगे। मतलब ये जो मिला है, ये कैसे मिला है? ये जो सरल रेखा मिली है, ये स्पर्श रेखा मिली है, कैसे मिली? ये t इज इक्वल टू 0 पे मिली है, और t किस पे लगाया गया? इस पे लगाया गया। तो √3 तो √3 है। बिंदु क्या था? 1/2। अब अगर 1/2 में यहां लिखना चाहता हूं तो यहां क्या लिखना पड़ेगा मुझे? 4y लिखना पड़ेगा, और इज इक्वल टू कितना है? 4 है। क्या सिखाना चाह रहा हूं मैं कि अगर इनको x1 y1 माने तो अपन इसमें पहुंचने चाहिए ना कि x1 और फिर y, ये y1 है अपना, और इसके साथ कितना लिखा हुआ है? 4y इज इक्वल टू 4, है ना। यानी कि क्या बन गया? x1 प्लस 4 टाइम्स y1 इज इक्वल टू 4। ये स्पर्श रेखा रही होगी। इसमें x1 की जगह √3 रखा गया होगा, y1 की जगह 1/2 रखा गया होगा, तब जाके हम लोग यहाँ पर पहुंचे होंगे। बोलो हाँ है ना? बोलो हाँ है ना? है ना। अब देखो, अगर ये है तो t जैसे पहुंचते हैं हम लोग, t इज इक्वल टू 0 s से जैसे पहुंचते हैं, उसका रिवर्स चले जाएं तो s पे पहुंच जाएंगे। यानी कि इस वाले को क्या लिख दिया? x स्क्वायर, y1 को क्या लिख दिया? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब ये क्या है? ये क्या है? दीर्घवृत्त है। ये एक दीर्घवृत्त है। क्या है? ये एक दीर्घवृत्त है।
और ये अगर दीर्घवृत्त है तो अब हम लोगों को क्या क्या मैच करवाना है। दीर्घवृत्त हमको मिल चुका है, दीर्घवृत्त मिल चुका है, मतलब कौन सा वाला मिल चुका है, दूसरा वाला। तो दूसरा वाला किससे कनेक्ट होगा, चौथे वाले से कनेक्ट होगा, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर की जगह लिखा हुआ है 4, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर से कंपेयर करें इसके, तो ए स्क्वायर की जगह लिखा हुआ है 4, यानी कि ए की जगह लिखा हुआ है 2, ए की जगह 2 लिखा हुआ है। और इसकी प्रवणता कितनी है, -√3/2। ए ये है और एक ये है। अब कैसे पहुँचे तीसरे वाले तक, तो इनमें रख रख के देखने पड़ेंगे कि किस वाले से √3,1/2 आ रहा है, √3,1/2 आ रहा है। तो देखो ये दोनों में अलग अलग हैं, ये भी अलग है, मतलब किसी एक की तुलना कर लोगे तो भी काम हो जाएगा, बस एक्स निर्देशांक पता कर लो, है ना। तो एक्स निर्देशांक ऑब्वियसली दीर्घवृत्त है तो ये पहला वाला तो होने से रहा, बाकी 3 पे मैं बात करता हूँ। ए स्क्वायर एम और नीचे अंडर रूट में m² + 1 a² m² + 1 और a² m² - 1। अब फिर से मैं तुम्हें ट्रिक बता देता हूँ कि देखो, जिसमें ए बाहर निकल गया वो अपना वृत्त का हो जाता है, मतलब ये वृत्त का हो गया। जिसमें प्लस है वो दीर्घवृत्त का हो गया, दीर्घवृत्त। और जिसमें माइनस है वो अति परवलय का हो गया। मतलब कौन सा वाला हो जाए, मतलब उधर सवाल करने की जरूरत ही नहीं थी, इधर से ही हो जाता अपना काम, है ना। तो दीर्घवृत्त की सिचुएशन बस ये पता करना था कि वो दीर्घवृत्त है। तो सेकंड, फोर्थ और आर, सेकंड, फोर्थ और आर, सेकंड, फोर्थ और आर। और किसी को अगर बिंदु निकालने ही है तो देख लो भैया, सेकंड, फोर्थ और आर, -a² m अपॉन √a² m², -a² m √a² m² + 1, कॉमा 1/√a² m² + 1। a² का मान कितना है 4, m का मान कितना है -√3/2, √a² m², 4 गुणा 3/4, यानी कि 3 + 1 ये हो जाएगा 2, यानी कि 1/2, ये कट गया, √3, 1/2, पहुँच गए ना। देख लो, तो बस हमें ये पता करना है कि जो दिए गए क्वांटिटी है, जो भी यहाँ संबंध दिए गए हैं, वो किस वक्र के संगत है। वो दीर्घवृत्त है, अति परवलय है, परवलय है, बस इतना पता कर लो, बाकी अपने आप होता चला जावेगा। ठीक है, चलें फिर आगे बढ़ें, अगला हिस्सा देखते हैं। उपयुक्त कॉलम के स्पर्श बिंदु 8,16 पर स्पर्श रेखा ये है। फिर से वही कहानी कर रहा हूँ मैं, x - y इज इक्वल टू -8, है ना। 8,16 चाहिए मुझे, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, 8 गुणा x/8 कर देता हूँ इसको, और 16 चाहिए, -16 गुणा y/16 कर देता हूँ, इज इक्वल टू -8 है। ठीक है, बिंदु 8,16 रखने थे मुझे, तो ये लिखा हुआ है अपना x1 गुणा x/8, 16 कितना है y1 गुणा, तो ये हो जाएगा x1/8 माइनस y1/16 इज इक्वल टू -8। ठीक है, x1/8 माइनस y1/16 इज इक्वल टू -8। अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर दें, अगर x²/8 माइनस y²/16 इज इक्वल टू -8 में, तो ये किसकी समीकरण है बताओ। क्या यह एक अति परवलय है? लेकिन ये अति परवलय तो वैसा नहीं है जैसा यहाँ पे दिया हुआ है।
केवल एक चीज़ मैच करवाने से नहीं होगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर है, मतलब ये वाला काम तो हमारा नहीं चल पा रहा है, ये वाला काम तो हमारा नहीं चल पा रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स आ जा रहा, समझ रहे हो ना बात को। ये कितना हो जा रहा है, ये एक तरह से वाई स्क्वायर बटे 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल टू -8 होगा, -8 से डिवाइड मतलब +8 होगा। तो प्लस हमको कब चाहिए था, ये वाला कैसा है, वाई स्क्वायर के बटे में 1 आए तो होगा, वाई स्क्वायर के बटे में 1 आए और इधर भी 1 रहे, तो ऐसा बन पा रहा है क्या, वो नहीं बन पा रहा, ऐसा नहीं बन पा रहा है। तो दूसरा कुछ बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, है ना। देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 8, m का मान कितना आया, 1 आया, m का मान कितना आया, 1 आया। अब यहाँ जो रेखाएं हैं ये 4, इसमें m का मान 1 रखो, पहले वाले में m का मान 1 रखोगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए आएगा। दूसरे वाले में m का मान 1 रखोगे तो क्या आएगा, m का मान यहाँ 1 रखोगे तो +a√2 आएगा। तीसरे वाले में m का मान 1 रखोगे तो कितना आएगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 आएगा। और चौथे वाले में m का मान 1 रखोगे तो x प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 आएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को। अब फिर से पीछे आता हूं मैं, यहाँ a का मान कितना है, मतलब ये जो कांस्टेंट है ये कितना है, 8, ये कांस्टेंट 8 है। तो अगर पहले वाले में जाएं तो a का मान कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। दूसरे वाले में a का मान कितना होना चाहिए, a√2 8 है तो a जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4√2। ठीक है, तीसरे वाले में a ये हो जाएगा अपना, a का मान कितना हो जाएगा 3, क्योंकि इसका मान a स्क्वायर माइनस 1 जो है वो 8 आना चाहिए, यानी 64, यानी a इज इक्वल टू हो जाएगा 65। और दूसरे वाले में a स्क्वायर इज इक्वल टू 65 और इसमें a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग तुलना करें, अगर हम लोग तुलना करें तो किस में यह स्पर्श रेखा सही साट बैठ जाएगी, किस में यह स्पर्श रेखा सही साट बैठ जाएगी। तो वृत्त को उठाते हैं, क्योंकि ये वृत्त के लिए था, वृत्त स्पर्श रेखा वृत्त की कौन सी है, दूसरी वाली है, ये दूसरी वाली वृत्त की स्पर्श रेखा, है ना। तो वृत्त की स्पर्श रेखा का दूसरी वाली है, तो वृत्त की समीकरण क्या होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 चौक 16 दूना 32, है ना। और बिंदु क्या है अपने 8,16, इस बात का ध्यान रखना, किस बिंदु पर खींच रहे हैं हम लोग, 8,16 पर खींच रहे हैं। तो इसके 8,16 पे लिखोगे तो x(1) यानी कि 8x प्लस 16y इज इक्वल टू 32, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो ये तो वो समीकरण नहीं है जिससे हमने लेकर शुरुआत की थी, ये तो वो समीकरण नहीं है। यहाँ पर अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की बातें करें तो m की जगह लिखा हुआ है 1 और c की जगह लिखा हुआ है 8, है ना। और बिंदु कौन सा है, 8,16। अगर ये वृत्त है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, तो स्पर्श रेखा क्या होती है, x(1) प्लस y(1) इज इक्वल टू a स्क्वायर, यानी कि 16, या a स्क्वायर ही रहने देता हूँ, 16 क्यों लिख रहे हैं, a स्क्वायर। तो ये क्या होता, 8x प्लस 16y इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसके हिसाब से स्लोप कितना होना चाहिए, इसके हिसाब से ढाल कितना होना चाहिए, 1, लेकिन इसका ढाल कितना आ रहा है, -1/2, मतलब ये तो होने से रहा। दूसरा, अगर ये परवलय है तो ये क्या होती रेखा, y(1) इज इक्वल टू 2a गुणा x प्लस x1, y1 की जगह कितना लिखना है 16, y इज इक्वल टू 2a, x की जगह x और 2a x1, x1 कितना है 8, है ना। तो ये कितना हो गया 16y इज इक्वल टू 2ax प्लस 16a, है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग किससे 2 से भाग दे दें तो ये हो जाएगा 8y इज इक्वल टू ax प्लस 8a, है ना। अब तुलना करो तो यहाँ ढाल कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और यहाँ ढाल कितना हो रहा है a/8x,
तो a बाई 8 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी a इज इक्वल टू 8 होना चाहिए, और a इज इक्वल टू 8 यहाँ ला के रख दें तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 8। यही समीकरण है क्या, यही है। मतलब ये क्या हो गया, परवलय हो गया। और परवलय के लिए क्या जोड़ा बना हुआ है, परवलय के लिए बना हुआ है 3, 3 है 1 से और 1 है p से, 3, 3 है 1 से और 1 है p से। ठीक है, समझ गए बात को। तीसरा, a इज इक्वल टू √2 के लिए कॉलम 1 पर स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो इसका स्पर्श बिंदु -1,1 है। फिर से वही बातें करता हूं मैं। देखो, अगर ये वृत्त है तो स्पर्श रेखा कैसे खींचते हैं अपन, a² -1,1 पर क्या आता, a कितना मान है 2, यानी कि 2 हो गया, यानी कि x माइनस वाई इधर भेज दें +2 इज इक्वल टू 0। ये स्पर्श रेखा होती है ना। अगर ये स्पर्श रेखा होती है, ऐसे लिख दें y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो यहाँ m का मान कितना है, 1 है। इस रेखा का ढाल कितना है, 1 है। ठीक है, a इज इक्वल टू √2 लेकर हम लोग आगे ही बढ़े थे। ये वृत्त था हमारा, वृत्त था, ढाल ये आ रहा है, रेखा ये आ रही है, और a वो आ रहा है। तो क्या ये चीजें हमारी सही बैठ रही है क्या, इस वृत्त में अगर हम लोग ये ले लेते हैं तो ये आ जाता है। और अब हम लोगों को क्या चेक करना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प इस स्पर्श रेखा का समीकरण प्राप्त करने का केवल सही संयोजन है, केवल सही संयोजन है। पहले मैं बोलता हूँ x² प्लस y² इज इक्वल टू 2। क्या -1,1 इस पर है, बिल्कुल सही है। -1,1 पर स्पर्श रेखा के समीकरण क्या हो जाएगी, ये लिखी रखी हमने, है ना, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 हो जाएगी, ढाल 1 आ जाएगा। अगर ढाल 1 आ रहा है तो क्या ये इस बात को संतुष्ट कर रही है क्या कि c² इज इक्वल टू a² गुणा m² प्लस 1, c² यानी कि 2, 4, a² यानी कि 2, m, ये इसको संतुष्ट कर रहा है। देख लो भैया फटाफट से, तो क्या बिल्कुल सही किया है क्या हम लोगों ने, बोलो। सारी चीजें यहीं बैठ जा रही, बाकी किसी पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी हम लोगों को, है ना। तो ये क्या हो जाए, तो वृत्त ही हो गया, ये तो वृत्त ही हो गया, और वृत्त ही हो गया तो फर्स्ट टू क्यू, फर्स्ट टू क्यू, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसे चाहो तो तुम बाकी हो किसी से भी चेक कर सकते हो, जैसे कि x² जो अपना किसी एक के लिए बता देता हूँ मैं, अति परवलय के लिए बता देता हूँ, है ना। अति परवलय क्या था, x² बटे a² माइनस y² बटे 1 इज इक्वल टू 1, है ना। तो ये कितना हो गया, x² बटे 2 माइनस y²। तो ये तो बिंदु ही इस पे नहीं है, तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही कर करके सारे चेक करते चले जाना, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया सवाल था। आई होप आप लोगों को सॉल्यूशन समझ में आया होगा, है ना। कहाँ तक 2017 तक के सवाल हमने कर लिए हैं, तो आज के सेशन को यहीं पे रोकते हैं हम लोग, है ना। जितने सवाल हम लोगों ने कर लिए हैं इतना बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना है हम लोगों को, और कुछ और रिमेनिंग PYQs है उनको भी कर लेना है। क्या बातें मैंने कही थी कि सबसे पहली चीज़, अगर थ्योरी नहीं पढ़ी है तो इनको मत करना। बिना थ्योरी पढ़े इस सेशन को अटेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले थ्योरी पढ़ो तभी इसका फ़ायदा है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा, इसको प्लेन वीडियो की तरह नहीं देखना है। सर ने सॉल्व कर दिया, सर के सॉल्व करने से तुम्हारा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। सर के सॉल्व करने से तुम्हारा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और तीसरी चीज़ क्या थी, तीसरी चीज़ क्या थी, तीसरी चीज़ ये है कि इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है। जो जो सवालों में दिक्कत थी उनको फिर से खुद से करना है। जिन जिन सवालों में दिक्कत थी उनको फिर से खुद से एक बार करना ज़रूर है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।